दुबई बिस्किट। अशोकनगर नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। गांव भर में सुरेश जैसा पागल इंसान और कोई नहीं था। गांव वालों के सामने हमेशा वो पोज मारते हुए घूमता रहता था। इसके कई सारे दोस्त विदेशों में नौकरियां करके वहीं रहने लगे थे, लेकिन ये कई सालों से उसी गांव में खाली इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन सुरेश अपने बचपन के दोस्त को फोन करता है। अरे यार, कहाँ है तू? दुबई में हूँ मामा। अरे वाह, तू दुबई कब गया यार? वैसे दुबई में क्या करता है तू? वो यहाँ धूप ज्यादा रहती है ना, तो पापड़ सुखाने के लिए यहाँ आया था। अरे मजाक मत कर, सच सच बता। अभी अभी नौकरी लगी है यार, इसीलिए आया हूँ। हाँ, नौकरी लग गई तो अपने पुराने दोस्तों को भूल गया? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बता क्या चल रहा है? अरे कुछ चल नहीं रहा ना दौड़ रहा है। ये बता तू मेरे लिए दुबई से क्या लेकर आएगा? अरे तू फिर शुरू हो गया। मेरे यहाँ आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तेरे जैसा ही शादी के 3 दिन भी नहीं हुए और डॉक्टर के पास पहुँच गया कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। जब तू यहाँ आएगा तभी ले आना। पहले बता क्या लाएगा? यहाँ बिस्किट बहुत फेमस है यार, वही ले आऊंगा। सुरेश बिस्किट का नाम सुनते ही सोचने लगा कि वो सोने के बिस्किट के बारे में बोल रहा है, क्योंकि दुबई में गोल्ड बिस्किट्स ज्यादा फेमस होते हैं। लेकिन रमेश ने तो खाने के बिस्किट के बारे में बोला था। रमेश की बात सुनकर सुरेश 7वें आसमान पे पहुंच गया था। अरे यार, बिस्किट तो बहुत महंगे होते होंगे ना? एक बार फिर सोच ले। अरे कुछ नहीं होता यार, यहाँ बड़े बड़े बिस्किट भी बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। अच्छा, तो फिर जरूर ले आना। हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा। अब फोन रखूं? हाँ ओके बाय। सुरेश के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पूरे गांव में वो अपने दोस्त के वादे के बारे में बोलने लगता है। दुबई से उसके लिए बड़े बड़े सोने के बिस्किट आ रहे हैं, ऐसा बोलकर वो डींगे हाँकने लगता है। क्यों रे सुरेश, गांव भर में तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरा दोस्त खूब पैसे कमा के तेरे लिए सोने का बिस्किट ला रहा है। हाँ तुमने सही सुना। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे सुरेश, मेरी बेटी की शादी पक्की हुई है, थोड़े पैसे उधार दोगे क्या? तेरे लिए दुबई से सोने के बिस्किट आ रहे हैं ना? अरे भाई, यहाँ खाने के वांदे पड़े हैं और तुम हो कि थम्स अप मांग रहे हो? मुझे ही कई दिनों बाद पैसे मिल रहे हैं और तू मुझी से उधार मांगने लगा। किसी ने मेरे तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बिस्किट्स की बात सुनते ही सब आ रहे हैं मेरे पास। डांट कर भगा देता है। इसके तो सर पे सींग निकल आए हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चले गए। उस गांव के जमींदार को जब पता चला कि सुरेश को दुबई से बड़े बड़े सोने के बिस्किट मिलने वाले हैं, तो उसने अपनी बेटी से इसकी शादी करने की सोच ली। जब सुरेश को उसके बारे में पता चला तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन जमींदार की एक शर्त थी कि शादी सोने के बिस्किट मिलने के बाद ही होगी, वरना शादी कैंसिल कर देगा। सुरेश ने भी उसकी शर्त मान ली और कहा कि वो शादी सोने के बिस्किट मिलने के बाद ही करेगा। गांव में सब लोग सुरेश की शादी में पहुंचते हैं। सब लोग आंखें बिछाकर बड़े बड़े सोने के बिस्किट देखने की राह देख रहे थे। सुरेश भी दूल्हे के रूप में तैयार खड़ा इंतजार कर रहा था। जमींदार भी अपनी बेटी के साथ बिस्किट्स का इंतजार कर रहा था। दामाद जी, आपने कहा था कि बड़े बड़े बिस्किट्स होंगे, मतलब एक बिस्किट 10 केजी के हिसाब से 2 बिस्किट 20 किलो के होंगे। इतना सारा सोना अगर तुम्हारा दोस्त लाएगा तो एयरपोर्ट में उसे पकड़ेंगे नहीं क्या? अरे आप उन सब की फिक्र क्यों करते हो? ज्यादा बकबक की तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। इस तरह वो रोब झाड़ते हुए बोलता है और जमींदार बिना कुछ बोले चुप हो जाता है। गाँव भर के लोग बड़े बड़े बिस्किट्स के लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में एक आदमी कार से नीचे उतरता है। वो सुरेश का दोस्त रमेश था। सुरेश दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे से 2 मिनट बातें करते हैं। अरे यार, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बिस्किट्स लाया ना? ऐसा बोलते हुए वो बैग की तरफ देखता है और रमेश बोलता है, हाँ हाँ लाया हूँ यार। ऐसा बोलते हुए वो अपना बैग खोलकर अंदर से एक बड़ा सा बोरी बाहर निकालता है। उतने बड़े बोरी को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। जमींदार, दुल्हन और बाकी सारे गांव वाले भी उस बोरी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने में रमेश उस बोरी में से एक बड़ा सा बिस्किट बाहर निकालता है। बस उस बिस्किट को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। रमेश जिस बिस्किट को लेकर आने वाला था वो खाने के बिस्किट थे, क्योंकि दुबई में
खाने के बड़े बड़े बिस्किट बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन सुरेश की मूर्खता की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सुरेश सच जानकर हक्का बक्का रह जाता है। जमींदार के साथ साथ सारे गाँव वाले मिलकर एकाएक सुरेश पर हमला कर देते हैं। चीखते चिल्लाते हुए सुरेश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई थे। राम बड़ा था और बुद्धिमान था। श्याम छोटा था और भोला था। राम ने विरासत में मिली सारी जायदाद हड़प ली और श्याम को 4 एकड़ जमीन और एक पुराना घर दे दिया। श्याम के पास जितना था वो उसमें संतुष्ट था और जो कुछ भी बच जाता वो उसे दान में दे देता। एक दिन रात को एक सन्यासी राम के घर आकर उसका दरवाजा खटखटाया। वो राम से आश्रय के लिए पूछता है। राम ने उसे धुतकार दिया, आप यहां नहीं रह सकते, जाइए यहां से। फिर सन्यासी ने श्याम का दरवाजा खटखटाया। श्याम ने सन्यासी को अपने घर में आश्रय दिया, उसे भोजन खिलाया और उस रात सन्यासी बड़ा आराम से सोया। सुबह उसने श्याम को और उसकी पत्नी को बुलाकर उनसे 3 वर मांगने को कहा। गुरुजी, मुझे एक बड़ा घर और दान करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं दान धर्म ज्यादा करने लगूं। तीसरे वर के रूप में सन्यासी ने खुद ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सदा सुखी रहे। फिर वो चले गए। सुबह उठते ही राम अपने घर के सामने एक बड़ा घर देखकर चौंक गया और अपनी पत्नी को बुलाया। वो दोनों श्याम के घर आ पहुंचे। तब उन्हें पूरी बात पता चली। राम की पत्नी को यह सब जानकर बड़ी ईर्ष्या हुई। तुम तुरंत घोड़े पर सवार होकर जाओ और उस सन्यासी को यहाँ पर लेकर आओ। राम को थोड़ी ही दूर पर सन्यासी मिल गए। उसने उनसे कहा, स्वामी जी, कल रात हमसे गलती हो गई। इस बार आप हमारे घर पधारिए। उसने उसे बहुत मनाने की कोशिश की कि वो नहीं आएंगे। आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, पर आपने मेरे भाई को 3 वर दिए थे, मुझे भी 3 वर चाहिए। तुम्हारे मुंह से जो पहले 3 वाक्य निकलेंगे वही तुम्हारे 3 वर होंगे। राम खुश होकर तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर के तरफ निकल पड़ा। इतने में राम के मुंह से निकल गया, मैंने अगर इस घोड़े को और तेज भगाया, लगता है ये घोड़ा तो मर ही जाएगा। घोड़े को तेज दौड़ाते ही कुछ देर में घोड़ा मर गया और घोड़े के मरने पर उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अरे घोड़ा तो मर गया है, इसकी जीन यहां क्यों छोड़ना। तो वो जीन को अपने सर पर उठाकर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जीन भारी लगने लगी और उसको उसकी पत्नी की याद आई। उसने खुद से बोला, मुझे उस योगी के पास भेजकर तुम आराम से घर पे बैठी हो। ये जीन अगर तुम्हारे सर पर होता ना, तब तुम्हें जाकर पता चलता। उसके ये कहते ही जीन उसके सर से गायब हो गया। राम को 2 वर मिल चुके थे। उसने सोचा कि बेकार में 2 वर नष्ट हो गए। फिर वो जैसे तैसे घर आ पहुंचा। घर आकर उसने देखा कि वो जीन उसके पत्नी के सर पर है। राम को देखते ही वो बोली, ये जीन मेरे सर पर कैसे आ गया? राम ने उसे पूरी कहानी बताई। जीन को अभी तुम्हारे सर पर ही रहने दो, तीसरा वर अभी बाकी है, उसमें हम बहुत सारी धन संपत्ति मांग लेंगे। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, पहले मेरे सर से इस जीन को हटाओ। राम अपनी पत्नी के बातों से डर गया और तीसरे वर में बोला, ये जीन मेरी पत्नी की सर से नीचे गिर जाए। और वैसा ही हुआ। दुर्बुद्धि राम का तीसरा वर भी पानी में चला गया।
दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।